हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और यांत्रिक के सेक्शन 1 का कंप्लीट मॉक टेस्ट। पूरे 60 क्वेश्चंस होंगे और फटाफट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, एक चीज मैं जैसे हमेशा कहता हूँ फिर से कहूंगा, सेक्शन 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 1 की देखो बैच की प्राइस ऑफर चल रही है। जैसे इस बैच की स्टार्टिंग में प्राइस क्या थी, 900। ठीक है, अभी अगर कोई बच्चा 927 रुपये, अगर अभी कोई बच्चा रक्षक बैच के अंदर जुड़ना चाहता है सेक्शन 1 की प्रिपरेशन के लिए, और देखो कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन हो पाएगा वो सेक्शन 1 का, वो A to Z स्टडी से ही हो पाएगा, जिसकी प्राइस 615 रुपये। ठीक है, अगर इस बैच से इस बार बच के निकल जाओगे ना, लाइक कि चलो ठीक है बहुत महंगा है, कहीं और सस्ता मिल रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगली बार आपको ये बैच लेना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन 1 का उद्धार होगा आपका रक्षक बैच से ही। ये चीज मैं ताल ठोक के क्यों कहता रहा हूं, जब आप मेडिकल में अगर कहीं और से पढ़ के बाई चांस पहुंच जाते हो तो मैक्सिमम बच्चे वहां पे A to Z स्टडी वाले आपको दिख जाएंगे। ये हमारा रिकॉर्ड रह चुका है और मैं बहुत वीडियोस में ये चीज प्रूफ दिखा चुका हूँ। ठीक है, वैसे इस रक्षक बैच के अंदर हम क्या क्या देते हैं, जीडी और यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए, ध्यान से सुनना, सेक्शन 1 के लिए जो कि 60 नंबर का पेपर होता है उसके लिए पहली तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि हमारे अलग से पेड पीडीएफ आते हैं, वो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ता है। बाकी सेक्शन 1 की जितनी भी चीजें होती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश, वो सब चीजें मैं वीडियो फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे देता हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है ताकि आपको जब टाइम मिले, जितने बजे रात में पढ़ना है, जितने बजे सुबह दोपहर जब पढ़ना है, जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़ सकते हो। ठीक है, इस बैच में आपको सेक्शन 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए, या फिर इस बैच में ज्वाइन होने के बाद क्लासेस नहीं मिल पा रही है, या फिर ऐप यूज करने नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हो। अदरवाइज आप खुद से समझदार हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा गया A to Z स्टडी ऐप का, डाउनलोड करोगे और रक्षक बैच को ज्वाइन करोगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कॉमन एरर का है। लकली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल, ठीक है, एंड आई मूव इन देयर। इसके अंदर कहाँ पे एरर है, ध्यान से पढ़ो। लकली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। इस सवाल को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, इस सवाल को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आता है, ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, आई मैनेज। ठीक है, मैनेज से समझ में आ गया पास्ट का है। जब पास्ट का है, अब बोलोगे गेट तो यहाँ पे B1 है, तो भैया 2 + B1 है ना, 2 के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है, इन्फिनेटिव कहते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारा देखो एंड से जुड़ा पहला वर्ब पास्ट का है, तो एंड से जुड़ा सेकेंड वर्ब भी कहाँ जाए, पास्ट का ही जाएगा ना, तो मूव की जगह पे क्या होगा, मूव्ड। तो ए यहाँ पे ऑप्शन ए में हमने दे रखा, ये चीज एरर है, दिख रहा आपको, मूव लिखना गलत है, मूव्ड। और आई को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आई मैनेज टू गेट अ रूम द कॉलेज हॉस्टल एंड मूव्ड इन देयर, तो आई ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रामेटिकली आई को हटाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एक बार आ चुका है तो बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो लाई का पूछ रहा है आपसे, नाउन फॉर्म क्या होता है, तो लायर होता है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बोलोगे ठीक है लाई का तो लायर हमको यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, भाई दो चीजें हैं, मैं दोनों का मतलब समझाता हूँ आपको, दोनों में क्या फर्क है। देखो LIER को भी अगर समझ रहे होगे तो ये कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इस लाई का मतलब झूठ होता है और LIAR का मतलब होता है झूठ बोलने वाला। ठीक है, चलो नाउन फॉर्म पूछा था तो झूठ बोलने वाला कोई इंसान ही होगा ना, तो इंसान तो नाउन ही है। आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इसमें से ह्यूमिलिएटेड का ना आपसे सही स्पेलिंग पूछ रहा है, तो भाई मिलिएटेड, मैं बोल रहा हूँ ह्यूमिलिएटेड, मिलिएटेड, ध्यान से सुनना, तो मी ली, तो एल के बाद भी आई आना चाहिए ना, तो ऑप्शन ए में एम के बाद आई है, लेकिन डबल एल है, आई तो आई नहीं, तो एल के बाद आई कहाँ पे, डी के है। ठीक है, तो ह्यूमिलिएटेड तो लिएटेड होता है, लेटेड नहीं, लिएटेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर, अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और ए क्वीन। ठीक है, एक वन वर्ड पूछ रहा है कि ऐसी सरकार जो कि एक राजा या फिर एक रानी के द्वारा चलाया जाता हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, राजतंत्र, मुनाकी। ठीक है, तो ऑप्शन बी के अंदर है। तो इंग्लिश की जो चीजें हैं मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में तो लिखने की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश में जो लिखने की जरूरत है वो मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एरर खोजो, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर। ठीक है, मैनकाइंड वुडंट लिव इन अ पॉल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। देखो गाइस, एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई भी मॉडल वर्ब होता है ना, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर किसी भी मान लो वुड के साथ, शुड के साथ, मे के साथ, माइट के साथ डायरेक्टली V1 आएगा, लेकिन इनके बीच में अगर बी आ गया तब हम आगे जाके V3 बनाते हैं पैसिव के अंदर।
लेकिन हमारे पास देखो वुड के साथ ना और वर्ब है, तो बी तो है नहीं कि हम इसका वर्ब में कोई चेंज करें। तो हम लिव्ड को ना लेके वुड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। तो यहाँ पे वुड नॉट है, तो यहाँ पे लीव होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे बी के अंदर यहाँ पे देखो एरर है, दिख रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है डैश व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज। ठीक है, अब कह रहे हैं ना देखो क्या डरावना एक्सपीरियंस था भाई, ऐसा पूछ रहा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक में। अब हुर्रा कब बोलते हैं, जब कुछ खुशी होता है, कहीं जीत वीत गई होगा ना क्रिकेट वगैरह तब। तो अब डर रहे हो तो वहां पे जीत तो रहनी हो। रैबो कब बोलते हैं, अगर किसी ने साहस वाला काम कर रखा है, मान लो किसी ने क्या किया ना, जाके शेर को मार मार के आ गया, कहते ब्रेवो बेटा ब्रेवो। ठीक है, तो वो तो भाई डर रहा है खुद, क्या साहस करेगा वो। अब है ओह करेंगे ना जब दुख होता है। अल्लाह अगर होता है ना, ये कोई मर वर जाता है जनरली, या फिर कुछ एकदम गजब लेवल का दर्द हो, उस सिचुएशन में अल्लाह करते हैं। अब जो होता है ना वो फटाक से डर वर जाते हैं, या फिर छोटा मोटा दुख होता है, तो वहां पे ओ का यूज करते हैं। तो ये सही स्पेलिंग, सही वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ओ। आगे देखो बर्न वंस ब्रिज का मतलब क्या होता है, वापसी का रास्ता नहीं होना। ठीक है, कीड़ियम है। बर्न वंस ब्रिज का मतलब आप कहीं जा रहे हो और उधर से आने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, मतलब एक रास्ता का कहने का मतलब है ना, आप जिस मुकाम पे पहुंचे थे उस मुकाम से ना अपने पिछले वाले स्टेट में या फिर स्टेज में या फिर उस जगह पे पहुंचना पॉसिबल ना हो, उसको कहते हैं। तो बी हमारा सही है। आगे इसका हिंदी लिखते जाना, मैं जो बोल रहा हूँ भले वीडियो को रोक रोक के लिखना पड़े, रोक रोक लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम में आने के लिए, तभी मैं प्रैक्टिस एंड बना बना के दे रहा हूँ। ठीक है, डेमोलिश का आपका एंटोनिम पूछ रहा है। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ फोड़ के, जैसे लाइक अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसको डेमोलिश कर रहे हो, ध्वस्त कर दे रहे हो। ठीक है, डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ देना। ठीक है, उल्टा क्या हो जाता है इसका, बनाना। तो बनाना मतलब केला लेकिन मैं इंग्लिश वाले बनाना को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी वाले बनाना, मतलब घर को तोड़ना और बनाना, ऐसा वाला बनाना। तो डेमोलिश का मतलब हो गया ध्वस्त कर देना, तोड़ देना। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ध्वस्त कर देना। ठीक है, अब वहीं पे इसका एंटोनिम हो जाएगा फैब्रिकेट, मतलब होता है कोई चीज को बनाना। ये बनाना माने केला वाला बनाना नहीं, बनाना। ठीक है, चलो फिर है यहाँ पे एक्टिव पैसिव पूछ रहा है, ही डिसाइडेड टू सेल द कार। भाई इसका पैसिव बनाओ। देखो एक चीज तो मैं बताता हूँ, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में क्या होता है, वाज होगा या फिर वर होगा। अब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कार। ठीक है, या फिर ही डिसाइडेड है ना हमारा, ही डिसाइडेड टू सेल द कार। तो अब ये हम लिखेंगे ना द कार वाज डिसाइडेड, ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो अब ये कहेंगे इट वाज डिसाइडेड, या फिर द डिसीजन वर मेड, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे को वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, द कार वर डिसाइडेड का मतलब क्या होगा ना, कि कार के द्वारा ये विचार, या फिर कार को विचार कराया गया। तो कार तो कोई इंसान है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसीजन किसी के द्वारा लिया जा रहा है, तो वाज प्लस V3 कहाँ पे, ये देख लो, द डिसीजन वाज मेड बाय हिम। तो एक डिसीजन है उसके द्वारा लिया गया। अब किस चीज के लिए भाई, टू सेल द कार को सेल करने का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है ना, आपको एक नरेशन का क्वेश्चन है, ही सेड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। अब देखो पहली बात तो ये डू यू नो जो अगर मैं बोलूं तो किस टेंस के अंदर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कह लो। ठीक है, या फिर इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कह लो। लेकिन हमारा इधर क्या, आई सेड टू हर। तो जब इधर सेड है तो हम पूरे के पूरे स्पीच को क्या करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। अब जब पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा तो हमारा सब्जेक्ट के साथ V2 आने वाला है भाई, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो हटेगा, ये तो लाजमी है, क्वेश्चन मार्क तो हटेगा क्योंकि हम इफ लेके आते हैं। तो ठीक है, इफ के साथ क्या, हर के वजह से यू का सी बनेगा, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो सी। अब नो का क्या बनेगा, न्यू। अब ये कहाँ पे है, अब मैं ये सी वाज नोन कर रहा हूं, मैं पैसिव थोड़ी बना रहा हूं, इसका सवाल ही नहीं है। सी डज, तो ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में पॉसिबल ही नहीं है। सी हैड नोन, अब टेंस की भी बदलने की कोई हद होती है, रूल होता है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कैसे ले जा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में ले जाने के लिए ऑप्शन नंबर डी ही है। वैसे सी भी पास्ट इंडिफिनिट में है, बट वो उसका पैसिव है। पैसिव थोड़े कह रहे हैं आपसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पूछ रहे हैं हम लोग, एक्टिव पैसिव थोड़ी बना रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान देना। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, सी वाज नोन कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कब हम पैसिव एक्टिव बना रहे हैं और कब नरेशन बना रहे हैं, घुसा देते हैं इधर से उधर कोई भी रूल। तो इन सब चीजों से बचना। आगे देखो, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दुनिया का आखिरी वन वर्ड।
समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर, ठीक है। मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, डेडली टाइप का, बहुत बड़ा साइज में और पावर में। तो उसको क्या कहते हैं, बल्क नहीं, हल्क रहता तो कह भी सकते थे, ठीक है, लेकिन बल्क नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं हम लोग बेहेमोथ, बहुत बड़ा। बेहेमोथ का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा जीव, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा है। आगे देखो, लिसन, आई थिंक देयर इज समवन डैश द फ्रंट डोर, ठीक है। अब दरवाजे पर कोई है, सुनो, मुझे लगता है कि दरवाजे पर कोई, अब दरवाजा पर कोई है ना, एट द डोर कहते हैं हम लोग, ठीक है। दरवाजे पर जो भी होगा, बिकॉज वो फिक्स पोजीशन बताया जा रहा है, कहाँ पे, इस कमरे की फिक्स पोजीशन को आप फिक्स कर रहे हो, किसी कॉर्नर को तो एट द कॉर्नर, दरवाजे पे तो एट द डोर, तो यहाँ पे क्या होगा, एट द डोर, इन द डोर, ऑन द डोर, ये सभी चीजें कहना गलत है। अपॉन द डोर, दरवाजे के ऊपर थोड़ी चढ़ जा रहा है वो, तो ये सब कहना गलत है। अगर किसी भी स्पेस का कोई स्पेसिफिक जगह बता रहे हैं ना, फिक्स कर दे रहे हैं, डेफिनेट कर दे रहे हैं, तो एट का यूज करोगे आप। इसके अंदर एरर बता दो, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैज जॉग्ड 2 miles a day until he bought his bike, ओके। अब देखो मैं इसके अंदर क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आई ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है, सॉरी, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम रोहन हैज जॉग्ड। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, रोहन जो है ना, उसने जॉग पूरा किया 2 miles अंटिल ही बॉथ हिज बाइक। अब ये क्या है, अंटिल ही बॉथ हिज बाइक, तो जहां पे तो समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का है। जब ये पास्ट का है तो ये भाई हैज कैसे हो सकता है, गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, हैड जॉग्ड, या फिर आप वुड हैव जॉग्ड कर सकते हो, दोनों तरीका ठीक है। अंटिल वाला रूल लगाओगे, अंटिल के साथ अगर सॉरी, वुड हैव तो नहीं कर सकते, वुड कर सकते हैं, रोहन वुड जॉग, वुड जॉग कर सकते हो, ठीक है, अंटिल वाला रूल के अकॉर्डिंग। या फिर आप इसको डायरेक्टली हैड कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हैज गलत है यहाँ पे। हैड आपने ये पढ़ा है ना कि अगर टील अंटिल से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है तो अगला जो होता है या तो उसको पास्ट परफेक्ट में, मेनली पास्ट परफेक्ट में रहना ज्यादा प्रेफरेबल होता है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखो, सेकेंड रूल रहने दो, ठीक है, क्योंकि वो उसके ना एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो फिर आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे चेंज करना था, कॉमन एरर में जनरली इसको दिया जाता है इसीलिए ताकि इसमें आप खाली एरर कर पाओ, आपको चेंज करने के ऑप्शन नहीं। उसको जब चेंज करने का ऑप्शन होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर, तो ऑप्शंस में उनको देख लिया जाता है किस तरीके से ऑप्शन को अरेंजमेंट करना है। बट यहाँ पे अपने को बस ये समझना है कि ये जो पूरा सेंटेंस जो है ना पास्ट का है, पास्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हैज का हेड को, ठीक है। चलो फिर कह रहा है आई एम योर ट्रू फ्रेंड, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे भाई, क्वेश्चन टैग के अंदर हमारा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लेके आते हैं, और ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाते हैं। तो एमंड तो बना नहीं सकते, पहली बात, एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमंड नहीं होता भाई, ठीक है, एम नॉट लिख सकते लेकिन एमंड नहीं लिख सकते, और एम नॉट हमारे पास मिलता नहीं है क्वेश्चन टैग में, तो उसका क्या बनता है, आरंट। और आई का तो आई, प्रोनाउन भी उसका आई निकलेगा ना, सब्जेक्टिव फॉर्म आई बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी तो आई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म ही लेके आना होता है, लेकिन प्रोनाउन लेके आना होता है। जैसे अगर राम रहता है ना तो उसका प्रोनाउन लेके आते हैं हम लोग ही, ठीक है, तो ये चीज समझो। आगे कह रहे हैं ना, मेजर का सिनोनिम बता दो। मेजर का सिनोनिम मैंने पहले ही पढ़ाया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो अटमोस्ट महत्वपूर्ण, ठीक है। चलो अब 16 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो पूरे भारत में सबसे लिटरेसी रेट कम किसकी थी, बिहार की थी 2011 के अकॉर्डिंग, याद है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है। तो एक दिन में न्यूनतम मिनिमम उसको ना 90 ओवर खेलना होता है ताकि इस मैच को लंबा से लंबा खेला जा सके। बास्केटबॉल खेल में ना किसी भी एक टीम में जो होता है कोर्ट पर कितने प्लेयर्स आते हैं बास्केटबॉल के अंदर, तो ये सब तो रटिफिकेशन हो रहा है, एक टीम में 5 प्लेयर्स आ रहे होते हैं। बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई संसद जो है ना सदस्य आयोग घोषित कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो कोई एमपी है, वो पार्लियामेंट में जा ही नहीं रहा, किसी से बता भी नहीं रहा कि क्यों नहीं जा रहा हूँ, किस वजह से एब्सेंट हूँ, ठीक है भाई, जब उनके अपने अलग नखड़े चल रहे हैं 60 दिन तक, ठीक है, तो कहा जाएगा भाई तू रहने दे, तू आई मत, तू अयोग्य है, एलिजिबल ही नहीं है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा एमपी पोस्ट के लिए उसको।
तो 60 दिन के अंदर उसको या तो आप प्रेजेंट हो जाओ या फिर एक परफेक्ट रीजन दो किस रीजन से आप नहीं आ रहे हो, बीमार हो, टांग टूट गई है या फिर क्या हुआ बताना होता है। विंग्स ऑफ द फायर का जो है ना ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये चीज बता दो। विंग्स ऑफ द फायर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बायोग्राफी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। फिर कह रहा 21 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अपराध को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी चीज है ना उसको एंजाइमी क्या करता है भाई, जो उसको पूरा कह सकते हैं लाइक उसको सड़ा गला के तोड़ फोड़ के अपघटित कर सकता है, तो वो फंगल हो या फिर जो भी हो, तो एंजाइम है उसके अंदर। ठीक है, फंगल एंजाइम जनरली काम कर रहे होते हैं डिकम्पोज करने का। चीनी में मौजूदा खाद्य अपघटक क्या है, देखो चीनी के अंदर क्या होता है, द फूड कंपोनेंट जो होता है ना प्रेजेंट इन शुगर, क्या होता है भाई, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो चीनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है बता दो। जिंक ऑक्साइड जंग का रूप है, क्या ये सही है, क्या जिंक ऑक्साइड जो है जंग का रूप है। ठीक है, अगला कह रहा है देखो जल योजन पर तांबा भी जंग में बदल सकता है, या फिर रासायनिक रूप से, देखो पहली बात तो ये बता रहा हूँ जिंक ऑक्साइड कोई भी जंग का रूप जो है ना वो नहीं है, और तांबा पे कितना भी पानी डालते रहो वो जंग नहीं बदलता, इसीलिए हम तांबे के बर्तन को ज्यादा प्रेफर कर देते हैं पहले के जमाने में पानी पीना। ठीक है, तो ये दोनों गलत है। रासायनिक रूप से जंग जो होता है ना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, और यह है रासायनिक रूप से जंग गैर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। भाई जंग में तो फेरस होता ही है, अब वो गैर कैसे कह सकते हैं, नॉन हाइड्रेटेड फेरिक कैसे कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड होता ही होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। बिना लोहे के जंग कहाँ लगेगा, लकड़ी में जंग तो लगाएंगे नहीं। फिर कह रहा आईओपी पीएससी नाम बताओ एलिल ब्रोमाइड का। ठीक है, एलिल ब्रोमाइड का दो दो ऑप्शन एक ही है क्या, नहीं यहाँ पे प्रोपिन है ना। ठीक है, 3 ब्रोमोप्रोपिन, ये सही है हमारा। चलो ये चीज आपको आईओपीएससी नाम अगर आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक इंपॉर्टेंट नोट्स दे दूंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बताओ गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कौन सा है इसके अंदर। जी की इकाई जो है ना मैथ के अंदर चलोगे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, अभी तो खैर जी के इंग्लिश साइंस चल रहा है, इसमें कुछ डिटेल में जाने लायक है नहीं, मैथ रीजनिंग में डिटेल में जाएंगे हम लोग। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही क्या है बताओ। जी की इकाई जो है ना वेग की इकाई के समान है, तो देखो गाइस जी की इकाई घर्षण की इकाई के समान है, जी की इकाई द्रव्यमान की इकाई के समान है, या फिर जी की इकाई जो त्वरण की इकाई के समान है। तो भाई जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ही नाम क्या है, मात्रक है एक प्रकार का, तो हमारा त्वरण का सही हो जाएगा। चलो गुरुत्वाकर्षण का जो आपने गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं उसको आपने पढ़ा होगा। देखो अश्रव्य ध्वनि को निम्नलिखित में से सुना जा सकता है। देखो यहाँ पे चीजें बता सकता हूँ कौन सुन सकता है, इसमें 90% या फिर कह सकते हो 100% बच्चे गलत कर सकते हैं इस सवाल का आंसर। बहुते मार देंगे चमगादड़, चमचमाते रह जाओगे, फिर गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है इंफ्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक नहीं कहा। ठीक है, अल्ट्रा देखो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड होता है ना वो क्या होता है, श्रव्य साउंड, जो कि ह्यूमन बीइंग सुन सकता है उसको। इससे ज्यादा का बैट सुन सकता है, और 25,000 तक का जो साउंड होता है उसको कुत्ता सुन सकता है। 25,000, 26,000, 27,000 से ऊपर जाएगा उसको कुत्ता भी नहीं सुन पाएगा, लेकिन चमगादड़ उसके लिए रेडी होता है, जितना भी आगे जाना चलो हम रेडी है। लेकिन 20,000 से जब नीचे जाएगा वो ना, 20,000 हर्ट्ज से जब नीचे जाता है वो साउंड को जो सुन सकता है वो कौन सुन सकता है, इंफ्रासोनिक को, उसको सुन सकता है रिनोसरस। ठीक है, जिसको हम गेंडा कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। 27 नंबर देखो यदि पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है और इसकी चाल दोगुनी कर दी जाती है तब पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। हाफ mv² होता है ना, इसमें देखो रटना नहीं है, रटोगे तो खेला गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं ना कि हमारा क्या है, कह रहा है यहाँ पे द्रव्यमान आधा कर दो, तो मान लो मेरा पहले भी द्रव्यमान 1 था और इसकी चाल दुगनी कर दो, मेरी चाल भी पहले 1 थी, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ 1 × 1 थी, 1/2 थी। अब कह रहे ना कि देखो सेकंड सिनेरियो क्या कह रहे ना कि हमको क्या करना भाई, उसकी मास को क्या कर दो, आधा कर दो, मतलब 1/2 कर दो, उसकी वेलोसिटी को ना 2 गुना कर दो, मतलब 2 कर दो। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये चीज पूछ रहा है आपसे। तो 1/2 मास हमारा 1/2 और v का स्क्वायर 4, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ना, तो 4/4, तो 4 कट के 1 हो गया। तो पहले हमारा हाफ था काइनेटिक एनर्जी, अब हमारा काइनेटिक एनर्जी 1 हो गया।
इसका मतलब पहले से दुगना हो गया ना, क्योंकि आधा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 1 मिलेगा, तो मतलब पहले से 2 गुना हो गया। तो इस तरीके से निकाल लेना ना, इसको रट भी सकते हो, डबल हो गया, या फिर मैंने थ्योरम जो फॉर्मूला बताया उससे भी निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है। ये लॉजिक लगा सकते थे, ठीक है। 28 नंबर देखो क्या कह रहा है, निम्न में किस राशि का मात्रक SI मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है। कैंडेला किसका होता है, ज्योति तीव्रता का ना, जिसको हम दीप्त तीव्रता कहते हैं या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, यही हमारा सही आंसर है। फिर प्रकाश तरंग जो है ना, किस प्रकार का तरंग है तो होता है, देखो प्रकाश तरंग जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो दो चीजें समझना, अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य, ठीक है, ट्रांसवर्स, ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या फर्क है, एक तो आपको क्या चलता है, लंबवत चलता है, और एक पैरेलल चलता है। तो प्रकाश कैसा है भाई, अनुप्रस्थ है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब ये देखो, गतिमान बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, तब बस अचानक से रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। अब ये चीज आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ये आपने 10th में 9th में पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम किस नियम में मिलता है भाई, अगर कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट की अवस्था में है तो रुका रहना पसंद करेगा, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, जब तक कि कुछ आउटर फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा होता है। तो मान लो कोई इंसान बस में बैठा हुआ है, ठीक है, चुपचाप, तो वो बैठा रहना पसंद करेगा। लेकिन बस को क्या हो गया, अचानक से ब्रेक मारेगा, आगे की तरफ धक्का जाएगा, तो बेचारा वो इंसान सोचता था ना कि हम चुपचाप रेस्ट में रहे, लेकिन एक फोर्स लगा उस पर धक्का लगने की वजह से, तो वो क्या हो गया, अचानक झुक गया। तो ये जो है ना, जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, जो कि पहले नियम से मिल रहा होता है ये, ठीक है, न्यूटन के। आगे देखो रीजनिंग है, पेंसिल का रिलेशन लीड के साथ है, तो कलम का किसके साथ है, पेंसिल के अंदर लीड होता है ना, ग्रेनाइट का, ठीक है, या फिर ग्रेफाइट का, ये चीज बताओ, ग्रेफाइट का ग्रेनाइट का नहीं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से रखना। ग्रेफाइट बोलने में एक जैसा लगता है, पेंसिल में ग्रेफाइट का जो लीड होता है वो होता है। अब कलम में उसके जगह पे क्या डालोगे आप, स्याही डालोगे, इंक डालोगे, ऑप्शन हमारा सी सही है। रीजनिंग है, मजेदार है। अगला देखो क्या है ना कि देखो 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 प्लस 50 इज इक्वल टू 40 है। अब कह रहा है भाई अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 40 नहीं आएगा। 40 कब आएगा, इनमें से किसी दो ऑप्शंस को ना आपको इंटरचेंज करना होगा। लाइक यहाँ पे 40 50 में क्या करना होगा, जहां पे 40 है वहां 50 कर दो, जहां 50 है वहां 40 कर दो। देन देखो क्या ये इक्वेशन हो रहा है, काम कर रहा है, हम ये को चेक कर रहे होंगे पहले। 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 प्लस 40 इज इक्वल टू 50 करके देख रहे होते हैं। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, कट गया, और ये 4 से, अच्छा देखो मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा ना तो बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे, ये क्या कर रहा है मास्टर। मैं 16 को डिवाइड कर देता तो कहते ये कैसे कर दिया आपने, 16 इंटू 5/20 होगा, ये आप समझ में आ रहा होगा। तो ये 5 से 4 बार में कट जाएगा, ये 4 से इतने, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 24 प्लस 40 कभी भी 50 के बराबर नहीं हो सकता। ये तो हमारा 64 आ रहा है भाई, हाउ दिस पॉसिबल, नहीं है, ये हमारा सही नहीं हो सकता। बी वाले को चेक करेंगे, 6 एंड 40 को चेंज करके देख ले जाते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ पे जहाँ पे 6 है वहां 40 कर दो, और यहाँ पे 40 की जगह 6 कर दो। लेट्स डू इट, ठीक है। यहाँ पे बी में करेंगे 16 इंटू 5 ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतना छोटा वैल्यू थोड़ी आ जाएगा, यहाँ 40 डाल देंगे तो और बड़ा वैल्यू देगा। करके देख लो आप क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 44 प्लस 94 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो पॉसिबल ही नहीं है। हम सी में करेंगे, सी में क्या है ना कि 20 को क्या है ना 40 कर दो, 40 को 20 कर दो, मे भी आंसर आ सकता है, देखते हैं हम। 5/20 प्लस 6 प्लस, अच्छा 20 को 40 करने का था, ठीक है, 20 को 40 करना था, तो यहाँ पे मैं 40 कर दूंगा, एंड 50 इज इक्वल टू इधर 20 कर देने का। तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 40, 8 दूनी 16, तो ये हमारा 6 दूनी 12 प्लस 50 तो कतई नहीं आने वाला है 62, ये भी गलत। तो हम अब हमारे पास बचा आखिरी हमारा उम्मीद डी, ठीक है। वैसे मेरे को आंसर पता है, मैं चाहता तो एक बार मैं आपको बता देता, लेकिन मैं आपको चेक कर करके बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे बनता है, मेरे को तो सारा पता ही है पहले से। अब मेरे को 5 की जगह पे 40 करना, 40 की जगह 5, तो यहाँ पे मेरा क्या है 5 है ना, इसको मैं 40 कर दूंगा। तो 16 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 प्लस 50 इज इक्वल टू 5। क्या हमारा आंसर आएगा, लगता है कि आ जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता मेरे को।
ये देखो 16 दूनी 32 प्लस 6 प्लस 50। तो फिर ये सवाल कैसे बनेगा? सवाल ये आता है कि सवाल आखिर बनेगा कैसे, कोई भी आंसर करो बन ही नहीं रहा। इसका सही आंसर ए ही है, हमने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, ठीक है, या फिर हमने देखा नहीं अच्छे से। ए में हमारा आंसर छुपा हुआ था, ठीक है। कैसे करेंगे? 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। इसका आंसर देखो कैसे आ जाएगा, ये 5 से 4 बार में कटेगा, ये 4 बार में, 6 4 10 10 50, कितना प्यार से आ गया, ठीक है। उस टाइम हमने कुछ नखरा किया था। जब मैं बी पे गया तभी मेरे को एहसास हुआ था कि हमने कहाँ पे गलती की है, फिर मैंने सोचा चलो एक बार पूरा चेक ही करवा देता हूँ ताकि आपको भी हैबिट बन जाए। बट इसको ऐसी मान लो अगर ये आंसर नहीं होता तो सारे ऑप्शन को ऐसे चेक करना होता है। देखो कह रहा है 28 30 वाट 188 754 3772। तो वाट की जगह पे क्या हो जाएगा? देखो 28 है, 30 है, वाट है 188 है, 756 है, फिर 3 7 7 2। भाई एक चीज देखो, इतनी छोटी सी वैल्यू से थोड़ी सी छोटी बनी, मतलब इसका मतलब इसमें ना कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा जा सकता है? 2। अब यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, लेकिन इधर देखो इसमें ना कुछ जोड़ा नहीं किया, कुछ मल्टीप्लाई करा गया है, बहुत बड़ा वैल्यू को मल्टीप्लाई करा है, ये चीज मेरे को समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद इसमें इतना बड़ा वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा है तभी इतना बड़ा वैल्यू दे रहा है ये। लेकिन सिर्फ ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपको एक परफेक्ट वैल्यू कुछ दिख जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, खाली जोड़ते जाने से। तो इसके अंदर क्या कर रखा गया मैं आपको सिखा। अगर हम 28 में ना एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक देखो 28 में ना हम 28 इंटू 1 कर देंगे और जो वैल्यू मिलेगा उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 30 मिल जाएगा, ठीक है। 30 में हम क्या करेंगे? इस बार 2 से मल्टीप्लाई करके हम 2 ऐड कर देंगे तो 62 मिल जाएगा। ऑप्शन हमारे पास बी में है। तो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है क्या, हमको ये पूछा जाए तो देखो गाइस यहाँ पे हम कर सकते हैं 62 इंटू 2, सॉरी इस बार 3 से ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर 3 दूनी 6 6 18 प्लस 2 188 आ गया हमारा। ये चीज फॉलो करते जाओगे हमको 754 3772 ये सब मिलते जाएंगे। बाकी देखो इसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ सभी हाथी जो है ना मछलियां है, कुछ कोई मछलियां बाघ नहीं है, कुछ हिरन हाथी है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष है, तो बताना इनमें से कौन कौन सही है। तो साइलोलिज्म को कैसे बनाते हैं? पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिख रहा है? सभी हाथी जो है ना मछलियां। मैं ग्राफ यहाँ बनाता हूँ, मान लो ग्राफ है किस चीज की भाई? ये एलिफेंट की। तो जितनी भी एलिफेंट है ना वो क्या है? फिशेज है, तो ये फिशेज के अंदर आती हैं। तो ये ग्राफ है हमारा फिशेज का, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है? कोई भी मछली जो है ना बाघ नहीं है। कोई भी मछली जब बाघ नहीं है तो एलिफेंट बाघ कैसे होगा? तो एक टाइगर का अलग से ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है कुछ हिरन जो है ना हाथी है। अब कुछ हिरन हाथी है मतलब सब हिरन हाथी नहीं है, तो कुछ हिरन को ना मेरे को एलिफेंट के अंदर ले जाना होगा। ध्यान सुनना, मैं अगर कुछ डियर को ना एलिफेंट के अंदर ले जा रहा हूं तो थोड़ा सा ये फिशेज के अंदर भी घुस जा रही है, ओके, इस चीज को ध्यान देना। तो कह रहा है कुछ मछलियां हिरन है, ठीक है, हिरन और मछलियां का ग्राफ थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारा ए सही है। फिर कह रहा है कोई हाथी हिरन नहीं है। अब कह रहा है कोई भी हाथी जो है हिरन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसमें क्या रखा है? कुछ हिरन जो है हाथी है। जब कुछ हिरन हाथी है तो कुछ हाथी भी हिरन हो गई, तो ऑप्शन 2 हमारा गलत है। कह रहा है कुछ बाघ जो है ना मछलियां। टाइगर मछली कैसे हो सकता है? जब टाइगर साफ लिखा है कोई मछली बाघ नहीं है तो इनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये भी गलत है। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक जो है ना अनुसरण करता है। ऑप्शन डी हमारा सही है, ओके। बाकी सारे के सारे क्या है भाई? गलत है, गलत है। 35 देखो, परम बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, और वो फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वो दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। पुनः पहुंचने के लिए, ठीक है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए? भाई देखो मान लो ये ए बिंदु है, ए से नॉर्थ में चल रहा है 8 किलोमीटर, यहाँ से राइट मुड़ के भी चलता है 8 किलोमीटर, एंड अगेन राइट मुड़ के वो चलता है 4 किलोमीटर। यहाँ से राइट मुड़ के ना चलता है बी पे पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर। तो भाई ये बिल्कुल भी राइट हमारा इधर होगा और ये बी पे पहुंचेगा और 8 किलोमीटर चल रहा है। तो ऊपर वाली लाइन 4 मीटर और किलोमीटर है, हाँ, और नीचे वाली ऑटोमेटिकली 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो फिर कह रहा है ए पर पुनः जाने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाना होगा उसको? तो भाई बी से देखो, एक चीज बताओ,
ये बी ऊपर है, नीचे ए है, तो नीचे की तरफ जाएगा, इट मीन साउथ में जाएगा। कितना? 4 किलोमीटर, क्योंकि पूरे 8 किलोमीटर को हमने 4 4 में बांट रखा है, तो अब बी के नीचे भी 4 किलोमीटर है। ओके, चलो अब हम कहते हैं बेबी को ना 29 लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब किसकी बेबी मेरे को नहीं पता, जिसकी भी होगी। कहाँ गया भाई? बेबी को 29 लिख रहे होते हैं, ठीक है। जेंडर को 52 कहते हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। उस भाषा में क्रिपल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, या फिर क्रिपल को क्या लिखेंगे। देखो मैं ना यहाँ पर रिटन फॉर्म में दे देता हूँ, जब सजाने वाले अपने हिसाब से सजा देते हैं ना, यहाँ पे पीपीटी बनाने में मैं सोचता हूँ किस तरीके से लिख दिया इन्होंने, एक ही लाइन में लिख देते तो पढ़ने में आसान रहता है। ठीक है, चलो बी ए बी वाई को क्या लिख रहे हैं ये लोग? 29। जी ई एन डी ई आर जेंडर को क्या लिखते हैं ये लोग? 52। कोई शक नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उसी भाषा में क्या है हमारा वर्ड? क्रिपल, नीचे है ना क्रिपल, इसको क्या लिखेंगे? तो ये हमारा है 1 2 3 4। 4 को ना मैं क्या कर रहा हूँ, 4 लेटर है, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 24, और इसमें 24 में मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूँ 29 आ जाएगा। मैं वही काम यहाँ पे करके देखता हूँ। देखो क्या है ना, आजकल ऐसा नियम चल रहा है, मेरे को 4 लेटर है और 29 के पास आना है, तो किस नंबर से मैं डिवाइड करूंगा? मैं 7 से भी मल्टीप्लाई करता तो 28 प्लस 1 29 हो जाता। तो वही काम इसमें भी करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगर 7 से ना अगर 6 को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 लोग है ना, ये 42 आ रहा है, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं काम कर रहा है ये थ्योरम, तो फिर हम दूसरा थ्योरम फॉलो करके देख रहे होते हैं। वो वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा आसानी से बन जाता है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं, हटाओ उतना क्या करना है। देखो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे थ्योरी आ रहे हैं ना, जैसे बेबी के अंदर 4 है ना, तो 4 लेटर है तो 4 का वैल्यू 16 दे दे रहा है, मतलब इसका स्क्वायर है, या फिर 4 का कुछ मल्टीपल दे दे रहा है। तो मैंने सोचा वही पहले ट्राई करते हैं। बेबी को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो बी को 2 1 2 25 जोड़ेंगे, 27 28 29 30, इसमें से 1 माइनस किया, हमको 29 मिल गया, करेक्ट। वही काम हम जेंडर के अंदर कर देंगे। जी बताओ कितने नंबर पे आता है? 7, ई 5, एन 14, फिर हमारा ई हो जाएगा 5, डी भी है ना हमारा, ठीक है, डी को तो हमने छोड़ ही दिया 4 नंबर पे, फिर ई हमारा 5 और आर हमारा 18, ठीक है। तो 7 5 4, ठीक है, और इसको फिर ऐड करेंगे, फिर 4 5 18, तो कुल मिला के हो जाएगा 2 फिर 1 4 5 52 हो जाएगा, ठीक है। बट हमसे कह रहा है क्या, इसकी वैल्यू 52 ही है, 53 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 52 नहीं होगा। मैं जोड़ने में कुछ गलती किया होगा, इसमें से 1 माइनस करोगे 52 हो जाएगा। ओके, चलो इसकी वैल्यू अगर जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से जोड़ के जाऊँगा। 12, ये हमारा अच्छा 14 है ना यहाँ पे, रुको इसको क्लियर लिखते हैं। 14 हो जाएगा हमारा 26 4 30 35 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। वही मैं यहाँ पे जोड़ा था जब, तो हमारा 2 आ रहा था, तो मैंने 53 लिख दिया, ठीक है। वही काम हम क्या करेंगे, क्रिपल के अंदर करेंगे, CRIPPLE क्रिपल। तो सी हमारा कितने नंबर पे होता है? 3, आर 18, आई 9, पी 16, फिर पी हमारा 16 नंबर पे आ जाएगा, एल 12 और 5। इनको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 12 5 17 16 16 32 और 33 33, ये कितना हो जाएगा? 6 3 9, ये 4 49, और 9 9 18 58, और 58 8 8 16 6 1 7 77 हो जाएगा नहीं ये तो, और ये 3 78 प्लस 3 नहीं 76 प्लस 3 79। चलो इतना फास्ट जोड़ने के चक्कर में ना गलतियाँ होती है, इसमें से अगर एक घटाएंगे 58 हो जाए 78 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। आप एक बार जोड़ के देख लो, मैंने अपने हिसाब से जोड़ा, ठीक है। ये इसकी में से एक माइनस कराओगे 78 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ना इसने ना मेरे को शुरू में ही क्यों डिस्टर्ब किया, ये सवाल पढ़ते टाइम ही मैं रुक गया था, आपने देखा होगा। क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा देखो 2 लाइन हिंदी है, फिर यहाँ पे इंग्लिश, मेरे को लगा कि क्वेश्चन एंड हो गया क्या यहीं पे, फिर ये बार बार क्रिपल नीचे नजर जा रहा था। खैर इसके अंदर जोड़ना था, वो भी आपको जिस तरीके से मैं बीच में अटका वो आप भी अटक सकते थे, तो आप आराम से करना, अदरवाइज पूरा का पूरा ये क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है कि 7 को अगर हम 40 लिखते हैं, वर्ड को किसको हम 6 6 7 लिखेंगे, 39 को अगर 1 5 1 2 लिखा जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 7 का तो थ्योरम समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि 7 के स्क्वायर में से क्या कर लोगे आप, सीधे सीधे क्या कर लोगे, 7 को अगर हमको 40 लिखना है तो 7 का स्क्वायर में से 9 घटा लो, तुमको 40 आ जाएगा।
39 को भी करेंगे, अगर 39 का स्क्वायर क्या होता है ये चीज बताओ। इसमें से 9 करोगे, 10 11 15 21 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से अगर 9 घटा देंगे हम लोग, 15 1 2 हो जाएगा। ओके ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हमको फिर कह रहा है 6 6 7 ना, तो मान लेते हैं एक्स के स्क्वायर में से अगर मेरे को 9 घटाने के बारे में मिलेगा तो 6 6 7 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 जाके उधर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 6 7 6 676 किसका होता है, 26 का होता है स्क्वायर। ये रूट के अंदर जाएगा। क्लियर है। चलो 26 हमारा सही आंसर ऑप्शन डी है। मतलब पहले वाले वैल्यू की स्क्वायर करके उसमें से 9 घटाना था, आंसर आ जाता। फिर कह रहा है बताओ सिलेक्ट द वन डेट इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें से बताओ, इसमें से आने में से भिन्न कौन सा है, ए जेड बी वाई। सुनो इसमें से एक सिंपल सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। हमको ना पूरा पूरा नहीं पढ़ना है इसको। एक लॉजिक ऐसे सवाल को ना गजब तरीके से देखा करो, या तो ऑल्टरनेट बेसिस पे ए बी, ठीक है, जेड वाई एफ बी यू टी। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ए के बाद बी आता है, लेकिन जेड से पहले वाई आता है, एफ से पहले ई आता है, यू से पहले टी आता है। तो बी सी एंड डी के अंदर क्या है ना, पहले वाली वैल्यू को लिखा गया है, ध्यान से दिख रहा होगा आपको। लेकिन ए के अंदर क्या है ना, उसके जस्ट बाद वाले वैल्यू को लिखा गया है। तो ये हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब कह रहा है एल क्यू के बारे में बताओ। एल जो है ना क्यू की पत्नी है, ठीक है। पी एम की माँ है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, जे एच का पति है, पी का एल से क्या है। अब देखो एल क्यू, तो अगर हम सवाल को स्टार्ट करते हैं ना तो मेरे को एल और क्यू के बारे में कुछ लिखा है क्या, जे एल का पिता है, ठीक है। चलो एल क्यू से स्टार्ट करते हैं। जे जो है, एल जो है ना क्यू की पत्नी है, तो क्यू की पत्नी को आना है एल, मतलब ये वाइफ हो जाएगी और क्यू पति हो जाएगा। क्लियर। पी जो है ना एम की माया, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, इन दोनों से रिलेशन देखेंगे हम। तो जे और एल का देखो, या तो क्यू या फिर एल का रिलेशन देखो, कुछ दे रखा है। जो है ना, जे जो है ना एल का पिता है, तो एल का पिता कौन हो जाएगा, जे। अब जे क्यू एल का कोई रिलेशन और दे रखा है यहाँ पे, तो जे जो है ना एच का पति है, मतलब एच की वाइफ का नाम है, सॉरी जे की वाइफ का नाम है एच, ठीक है। फिर कह रहा है पी का एल से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखो एम जो है ना पी का एल से, तो पी तो मेरे को मिला ही नहीं है। एम जो है ना एच की बहन है, तो एच की बहन मेरे को एम मिल गई। और फिर कह रहा है पी जो है ना एम की माँ है, तो एम की माँ ले जाएंगे हम लोग ऊपर। अब कह रहा है पी का एल से रिलेशन बताओ। देखो भाई ये जो है ना एल जो है ये किसकी बेटी थी, जे की, ओके। अब इसकी वो एच की भी बेटी थी, मतलब वो एच इसकी माँ थी एल की, तो माँ की माँ पी हो गई, तो माँ की माँ क्या लगेगी, ऑप्शन ए ही हो जाएगा ना हमारा, और क्या। 40 नंबर देखो, कह रहे हैं 4 के ऑपोजिट नंबर वाला बताओ। 1 से 6 तक दे रखा है, तो फिर 4 का ऑपोजिट बताओ। 4 ये रहा। 4 के अलावा इसमें क्या है, 6 एंड 2, इसमें भी क्या 6 2 कॉमन है, हाँ। तो कॉमन कॉमन काट दो दोनों को, बाकी जो दोनों बचे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, 3 हो जाएगा, सिंपल। दो चीजें कॉमन मिल गई तब काटना, सिर्फ एक मिल रहा है तो नहीं। दो चीजें कॉमन मिल गई काट दो, बाकी का जो बचेगा एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। कह रहा वह कौन सी छोटी संख्या है जिसको दोगुना करने पर 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भाई इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखो छोटी संख्या कह रहा ना कि 12 14 16 18 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ पे ना 4 से डायरेक्टली ले जाना प्रेफर करूंगा। 4 से 16 यहाँ हो गया। मैं इधर ना 3 से ले जाता हूँ, 3 से 14, आप 2 से भी ले जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 6 18, अब मैं 2 से इधर ले जाता हूँ, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब कर लो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 दूनी 6 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 इंटू 4, 4 दूनी 8, क्या कर रहे थे मैं भूल गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 7 दूनी 14 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1008 आपका आंसर आ रहा होगा। बट गाइस एलसीएम आपका 1008 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, 1008। और बोलोगे सर हमारे पास ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, ओके ना। तो ध्यान से देखना एक चीज मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ये जो नंबर्स दे रखे हैं 12 16 12 14 16 18, कहना कि इनको, ये कौन सी छोटी संख्या है जिनको दोगुना करने पे डिवाइड होगा, तो वो तो दोगुना को भी छोड़ो, ये वैल्यू जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। और इनमें से किसको दोगुना करोगे कि इसके बराबर आ जाएगा, तो 504 को ही ना। तो ए का दोगुना मेरे को 1008 होना चाहिए था।
1008 होना चाहिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 504, क्योंकि 1008 डिवाइड होगा। सिंपल सा लॉजिक है, 1008 का ही कुछ ना कुछ मेरे को मल्टीपल चाहिए या फिर इसका डिविजिबल चाहिए। 42 देखो क्या कह रहा है, अगर 1596 रुपए में एक मेज को बेचने पर आरओ को 24% की हानि होती है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए वो इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था। भाई देखो, कॉस्ट प्राइस उसकी जो भी थी ठीक है, लेकिन उसने 24% की हानि हो रही है अगर वो 1516 रुपए में इसको बेच रहा है। ओके, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी भाई, सेलिंग प्राइस थी 1596, ठीक है 96। तो उसको क्या कर रहा है भाई, लॉस हो रहा है यहाँ पे 24% का। कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये चीज बताओ। तो कॉस्ट प्राइस का हम कितना कह सकते हैं, 76% की वैल्यू पर बेच रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मेरे को मिली 1596, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल सकते हो आप सिंपली 1596 इंटू 100 बटा में 76। अब इस वैल्यू पर मेरे को अगर ना 24% का प्रॉफिट चाहिए होगा तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, 100 कट गया। अब क्या ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप कटा के देखो कंप्लीटली, अगर डिविजिबल है तो करो, नहीं तो फिर छोटा छोटा डिवाइड करो। तो 76 से डायरेक्टली ये 21 बार में डिविजिबल है, ठीक है। आप भाग दे के देखो, तो उसका जो है ना ये सेलिंग प्राइस होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस नहीं, ठीक है। कितने में बेचना चाहिए वो पूछ रहा था, प्रॉफिट चाहिए ना उसको अब 24% का, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 इंटू 124। अब यूनिट डिजिट देखो हमारा, पहली बात तो 4 आएगा, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में है तो उसको आंसर कर दो, दो है बैठे हैं हमारे पास। खैर मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, तो कहीं ना कहीं 24 के नजदीक वाला आंसर होगा, तो 2604, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए 100%। आगे देखो 43 कह रहा है ना कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू बताओ। 2 tan की पावर 25 थीटा प्लस 3 कॉट पावर 20 थीटा 5 tan की पावर 30 वगैरह वगैरह जो भी है, इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ आप क्या हो जाएगी। भाई देखो tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कॉट थीटा, तो अगर हम tan को x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं ना, हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको x प्लस 1/x की वैल्यू को हम मान लेते हैं 2, तो x बराबर कितना हो जाता है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग 1। तो ये समझ में आ गया, tan जहां पे भी है उसकी वैल्यू 1 मान लो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 5, बीच में प्लस था यहाँ पे, ठीक है, तो इंटू ना होके प्लस होगा, ठीक है, वही मैं कहूँ इंटू कहाँ से आगे, प्लस क्या हो जाएगा 5 और कुछ तो नहीं है, बस मल्टीप्लाई 1 ही होगा, तो 5 3 8 2 10 बराबर हमारा 10 आंसर हो गया, ठीक है। चलो tan और cot की वैल्यू मेरे को 1 1 हो गई, और tan और cot की वैल्यू में यहाँ पे 1 1 लेके चल जाऊंगा, तो हमारा जो सम आएगा 5 3 2 का वही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर देखो क्या कह रहा है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अपने को देखो कैसे करेंगे। कह रहा है कि 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे जरा आराम से देखना, आप समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले क्या है ना कि ऑफ वाले वैल्यू को देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे ना, कहाँ गया, एक चीज मैंने यहाँ पे ना आपको बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया, लेकिन 24 का है ये, ठीक है। यहाँ पे देखना कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है 24 का 3, ठीक है, तो 3 इंटू 24 मैंने कर दिया, तो इसको लेके कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। जहां जहां पे का था मैंने वहां पे लिखना था, मैं उसको का ही लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ऑफ लिख देता हूँ 24 ऑफ 3, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। मैंने इधर ठीक लिखा 3 ऑफ 5। ओके, अब इनका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ये तो सबसे पहले होते हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ ध्यान से देखना, 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, आपको भी पता है, तो दोनों साथ में नीचे आ जाएगा। ओके, माइनस 3/2, अब देखना ये क्या है 6 माइनस 1 करोगे 7 करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब देखो 3 के साथ डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 दोनों आ जाएगा, ये सबको साथ लेके चलो तब समझ में आएगा। ये हो जाएगा 3 के टेबल से 9 बार में और ये 3 के टेबल से 8 बार में, मतलब ये 1/4 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस,
अब ये माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा, तो ये कट के ये क्या मेरे को मिलेगा +3, प्लस क्या मिलेगा ये 3 कट के मेरे को 1/5 मिला। अब देखो ये इनका एलसीएम हो जाएगा 40, तो 4×5 = 20, 20×3 = 60 और ये 9, मतलब 69/20। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। ओके चलो आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों में बाहरी वृत्त की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे ना कि लंबाई वाली जीवा पी क्यू की आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे कह रहा था हमारे, दो सेकेंडरी वृत्त का मतलब एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त उसके अंदर होगा, और एक मान लो ये जीवा न, जीवा बीच से क्रॉस नहीं करेगा, स्पर्श कर रहा है बाहर से, इसको बाहर से स्पर्श करके ऐसे निकल रहा है। ओके, और इस जीवा की लंबाई कितनी है, और 10 सेंटीमीटर का है ये पूरा जो है ना, ये मान लो इसका नाम कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो मान लो इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। और बाहरी वाले का रेडियस जो है ना, बाहरी वाले का रेडियस जो है पूरा पूरा क्या है 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो कह रहा है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो बाहर वाले का रेडियस 6 है ना, तो मैं इसको यहां ना बना के मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से ना मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी रेडियस बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू 6 ही आएगी, नो प्रॉब्लम। और मेरे को ये छोटा वाला ट्रायंगल का रेडियस कहाँ पे जाएगा, उसको स्पर्श करेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के आ रहा है क्या, ये हमारा 6 हो गया। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो, अब इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, और पूरे वैल्यू वो कहाँ पे है ये बताओ। इसको जो टच कर रहा है कहाँ पे, तो सेंटर में ही टच करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब खुद से सोच लो इसके अंदर क्या हो जाएगी। अब 5 कहाँ से आया, 10 सेंटीमीटर लंबा है तो आधा पे टच कर रहा है, तो आधा की वैल्यू 5 ही बचेगी ना। मैं समझाता हूँ मैंने 5 कैसे लिखा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। देखो इस पूरे पी क्यू की वैल्यू क्या है 10 है, तो अगर इसको हम बीच में टच कर रहे हैं तो ये 5 में बढ़ गया, तो इसका एक साइड का वैल्यू 5 हो गया। तो अगर हम इस वाले वैल्यू को निकाल लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, छोटे सर्कल का रेडियस नहीं निकल जाएगा, ये हमारा आर है ही। तो इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालने के लिए, और P बराबर आर है हमारा। तो हमारा H की वैल्यू 6 है ना, 36 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 36 - 25 बराबर अंडर रूट 11। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, सिंपल। 46 देखो, एक धावक 750 मीटर की दौड़ को ना 54 सेकंड में पूरा करता है, तो धावक की गति बताओ। भाई देखो स्पीड डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस है 750 मीटर, या फिर यूं करो ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो हमारा डिस्टेंस है 750 मीटर और स्पीड हमारा टाइम हमारा 54 सेकंड है। और कह रहा है किलोमीटर पर घंटा में बताना है आपको, तो 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 18 से कटाओगे 3 बार में, और 5 से 15, 15 से कटाओगे तो 75 जो है ना, 5 बार में नहीं 50 बार में कट जाएगा, 750 है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। 47 देखो, कह रहा है दो धातु की गेंदे P और Q ना इस प्रकार है कि P का व्यास Q के व्यास का 4 गुना है। तो P और Q के बीच आयतन के बीच का बताओ। देखो यहाँ पे सिंपल, अगर रेडियस उसका 4 गुना हो, त्रिज्या उसका या फिर उसका डायमीटर 4 गुना हो, तो उनके वॉल्यूम का भी रेशियो 4 गुना ही होता है। मान लो पहले वाले का रेडियस 4 है ना R1, तो स्मॉल का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तभी तो 4 गुना होगा ना, तो वॉल्यूम का भी उसी रेशियो में होगा। तो 4 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है, और 1 का क्यूब मतलब 64/1। अब बोलोगे कैसे, भाई खुद से दिमाग लगाओ ना। अब कह रहा व्यास उनका 4 गुना है, ओके, तो रेडियस ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में होगा ना, 4 गुना ही होगा। तो मान लो पहले वाले का रेडियस 4 माना, दूसरे वाले का 1 माना, तो इनका क्या होता है, आयतन बोल रहा है, तो 4 अर्ध गोला है नहीं गोला है, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू करोगे दोनों का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे 4/3 पाई पाई, उनकी वैल्यू सेम है, लेकिन आर की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगेन वही बेचेगा ना कि 4 का क्यूब बटा 1 का क्यूब, तो मेरे को मिलेगा 64/1 ही। तो सीधे सीधे याद रखो, अगर उसकी रेडियस या फिर डायमीटर जिस रेशियो में बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सिंपल। आगे चलो, कह रहा है रॉबर्ट को एक कार्य पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना अधिक समय लगता है। ध्यान देो यहाँ पे, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक साथ कार्य करते हुए इसे 23 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो टॉम को कार्य करने में कितना समय लगेगा। रॉबर्ट और कौन है, टॉम और कौन है, जॉर्ज, इन तीनों का दे रखा है। रॉबर्ट को ना टॉम से ना 2 गुना लग रहा है और जॉर्ज से 3 गुना। तो रॉबर्ट को मान लो 1 यूनिट लगता है, ओके, अगर उसकी 1 यूनिट टाइम लग रही है
तो टॉम से दुगना लगता था ना इसका, टॉम से दोगुना। तो टॉम का क्या हो जाएगा, इसका आधा लगेगा तो 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा। और जॉर्ज से 3 गुना था ना, तो जॉर्ज को 1/3 लिख दो। अगर जॉर्ज में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा। तो ये तो मेरे को टाइम का रेशियो था। ठीक है, तो मैं टाइम का रेशियो का निकालना चाहूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6, तो 6:3:2 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो मेरा हो गया। मैं एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ, 1/6, 1/3, 1/2 करके। तो मैं इन तीनों का अगर एलसीएम लूंगा तो स्टिल मेरे को 6 मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1:3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, इतना। ठीक है, ये मेरा एफिशिएंसी का रेशियो है। तो कह रहा है देखो क्या, यदि एक साथ काम करेंगे तो 23 घंटे में पूरा करेंगे। तो एक साथ की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 6, तो 23 × 6। तो कह रहा है टॉम को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा भाई। तो टॉम की क्या है, 2 वाला है ना, ये एफिशिएंसी 2 है, बीच वाला है। तो 2 एफिशिएंसी के साथ डी डेज में लगाएगा, 3 बार में कटेगा, तो डी बराबर 69 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, बी में। सही है, एफिशिएंसी के हिसाब से बना लो, क्यों उतना हम टाइम एंड वर्क का टाइम वेस्ट करें। देखो कह रहा है 45 संख्याओं का औसत 39 ज्ञात किया गया। बाद में ये पता चला ना कि 65 को ना गलती से 56 पढ़ लिया गया था। तो दी गई संख्याओं का सही औसत बताओ क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल बनाने को देखो ये भी थ्योरी याद कर सकते हो, 45 × 39 हो जाएगा पूरा उनका वैल्यू। 65 को गलती से 56 पढ़ा गया। तो भाई देखो, तो मेरे को 65 ऐड करने होंगे, 56 निकालने होंगे। ओके, और क्या करना होगा, अभी भी 45 संख्या है तो मेरे को 45 से डिवाइड करना होगा, यही ना। तो ये भी कर सकते थे, आपका ऐसे भी बन जाता, कोई गलत चीज नहीं है ये चीज। खाली आपका टाइम खाएगा, दुनिया भर का कैलकुलेशन कराएगा आपसे दुनिया भर का। लेकिन हम इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके इसको आसान कर सकते हैं। काटो इसको, मेरे को 45 × 39 करने में आफत लगता है मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरा एवरेज क्या था, 39। अब देखो पहले ना मेरे को 65 को ऐड करना है, 56 को निकालना है। तो टोटल मिला के मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 9 की। तो मेरे को इसके अंदर 9 ऐड करना है, लेकिन मैं डायरेक्टली 9 को नहीं ऐड कर सकता था। मेरे टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दो, तो 39 प्लस क्या मिल जाएगा मेरे को, 0.2, मतलब 39.2 मिल गया मेरे को। तो ये काफ़ी मेरे को आसान लगा, मैंने ऑप्शन ए को आंसर कर दिया। तो मैंने पेड बैच के अंदर यही सारे लॉजिक पढ़ाए हैं आपको बढ़िया से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस दिख रही है ज़्यादा, ताकि एग्जाम में आपके टाइम बचे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बचाया थोड़ा सा टाइम, यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के कहा आपको कि बेसिक करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, वो मैथ ऐसे ही फोड़ रहा होता है आगे जाके कम टाइम के अंदर। देखो 30% और 20% की दो लगातार छूट मिलेगा, तो उसको एकल छूट बता दो। भाई एक चीज बताओ मेरे को, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो थ्योरम होता है 100 माइनस ना 30% डिस्काउंट मिला तो आपको क्या करोगे, 70/100 इंटू एक और मिला डिस्काउंट तो 100 × 100, ये कर सकते थे आप। ठीक है, 0 0 कटेगा तो 8 7 56, तो ये मिल गया मेरे को 44%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा बिल्कुल भी सही है। लेकिन एक चीज ना मैं और आपको कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को आपको एक और लॉजिक बता सकता हूँ। सेकेंड लॉजिक क्या ना, कि दो डिस्काउंट अगर एक साथ मिल रहा है तो हम ट्राई कर सकते हैं R1 + R2 - R1 × R2/100। ठीक है, इतना बड़ा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो, लाइक 30 + 20 माइनस, साफ लिखते हैं। ठीक है, 30 + 20 - 30 × 20/100। तो मेरे को कुल मिला के 50 में से 6 घटाना होगा, तो मेरे को 44% का डिस्काउंट मिला। और भी लॉजिक है मेरे पास, बट इतना पढ़ा दूंगा एक बार में तो पगला जाओगे। ठीक है, मेथड 1 एंड मेथड 2 ये रहा। अब इससे ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा ना तो पगला के कहोगे मास्टर बौरा आ गया हो क्या, क्या इतना सारा थ्योरम बता रहे हो, कैसे याद रहेगा इतना सारा। तो दो सीखो, अदरवाइज अभी और भी तरीके हैं हमारे पास इसको करने का, जो कि भी हम कर सकते हैं। हम 100 मान के भी कर सकते थे ना, तो फिर क्या दिक्कत है। लाइक बता ही दूं क्या, मान लो पहले मान लेते कि हमको 100 था, लेकिन 100 पे एक बार हमको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 70% में बेच रहे हैं, फिर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हम इस बार देखो इतने पे बेच रहे हैं, तो हमारा 0 0 0 0 कट गया, तो 8 7 56, तो 56 रुपये बेच रहे हैं। तो पहले 100 में बेचते थे, अब 56 में बेच रहे हैं। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला, 100 में 56 घटा लो 44। तो ये भी कर सकते थे। ऐसे ऐसे सवाल को करने के 2 4 तरीके होते हैं। ठीक है, बट अब वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड एट द टाइम क्या ट्रिगर कर रहा है, कौन सा थ्योरम को लेके आ रहा है। चलो विपिन एक काम को ना 2 दिन में कर सकता है, सवाल पढ़ो। विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है, वैभव उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, चिराग उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम को शुरू करेंगे तो कार कितने दिन में खत्म होगा। देखो भाई इसको 2 लॉजिक में बताता हूँ। विपिन एक काम को 2 दिन में, विपिन भी से, ठीक है,
और एक वैभव 3 दिन में, और एक कौन है, नाम की ऐसी की तैसे, चिराग 6 दिन के अंदर कर रहा है। तो इसको थ्योरम क्या होता है, 1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3, ये हो सकता है, क्या सकते हैं ना, 1/1/2 1/3 प्लस 1/6। तो इनका एलसीएम 6 ही हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, तुमको क्या मिलेगा 6/6, मतलब 1 डे के अंदर तीनों मिलके कर लेंगे। अगर एट द टाइम लग रहा है कि फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो फिर कैसे करेंगे, हम रेशियो मेथड से मेथड 2 यूज कर सकते हैं। लाइक एक इंसान 2 दिन में कर सकता है, दूसरा 3 दिन में कर सकता है, तीसरा 6 दिन में। टोटल कितने काम है, तो टोटल काम के लिए ना हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये 6 काम अपने को मिला, एलसीएम निकाल दो इनका, मतलब 6 काम। तो एक दिन में 2 काम करने वाला इंसान 6 काम अगर मिलेगा तो कितना काम करेगा, ये चीज बताओ। 3 काम करेगा वो, और एक दिन में वो 3 दिन, मान लो 3 काम करने वाला इंसान 6 काम में वो कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है, 2 दिन में काम करने वाला इंसान 6 काम को कितने दिन में निपटा रहा होगा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर मान लो एक इंसान है 2 दिन में पूरा काम करता है लेकिन 6 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और ये दूसरा इंसान जो है 3 दिन में काम को कर रहा होता है, तो 6 काम में से वो एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 2 काम करेगा एक दिन में। और छठा इंसान, तीसरा इंसान जो है ना, ये 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था, तो 6 दिन में काम कर रहा है वो इंसान पूरा, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम में से 1 काम करेगा। तो तीनों मिलके ही एक दिन में काम को खत्म कर दिया ना, तो ये 1 डे के अंदर ये तीनों मिलके करेंगे, तो ये 3 काम कर देगा, दूसरा 2 काम कर देगा, तीसरा 3 काम, तो मतलब 6 के 6 कंप्लीट हो गए। तो ये 1 डे के अंदर ही मेरे को ये काम मिल गया। मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगा, एक दिन के अंदर पूरा 6 वर्क हो रहा होगा, तो 6 वर्क को मैं 6 वर्क से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, फाइनली 1 डे मिल जाएगा। अब जो थ्योरम अच्छा लगे आप कर लो, ठीक है, अब डिपेंड करता है। बाकी मैं कहूँ ना कि मेरे को बेसिक से ज्यादा प्रेफरेंस मैं देता हूँ कि बेसिक से बनाओ, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इसको थोड़ा सा भी कहानी में ट्विस्ट दे देगा ना, तो ये सब चीजें साइड लग जाते हैं, बनता मेनली फिर बेसिक से ही है। तो हमेशा प्रेफरेंस तो बेसिक हो। a-1/a की वैल्यू 4 है, a+1/a की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। मैं बता सकता हूँ, बोलोगे बताओ, तब बता सकते हो तो क्या आंसर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मैं बता सकता हूँ। देखो अगर कोई भी वैल्यू ना इस तरीके से दे रखा है, a+1/a की वैल्यू पूछा है और पॉजिटिव में वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ये कर सकते हो 4 का स्क्वायर, ठीक है, +4, 16 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, √20, मतलब 2√5। हमारा ऑप्शन में है क्या, ठीक है। ये एक लॉजिक था हमारा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है, आप पेड बैचेज में यूट्यूब पे सब जगह। x+1/x की वैल्यू, या फिर ना यहाँ पे a के फॉर्म में ना, तो a+1/a की वैल्यू अगर x है, या फिर ठीक है प्लस माइनस मान लो, और a+-a की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो √x² + -4। अगर माइनस में दे रखा है तो प्लस में पूछेगा तो √ प्लस करना है, ठीक है। अगर माइनस में देके प्लस पूछ रहा है तो प्लस करेंगे, और माइनस में देके, सॉरी फिर बोल रहा हूँ, प्लस को देके माइनस में पूछेगा तो माइनस करने का। ये थ्योरम इसको बना सकते थे। अदरवाइज मैं अगर बेसिक से जाना चाहता तो मैं ओवर स्मार्ट बनता, तो फिर क्या कर सकता, बेसिक से जाते तो a-1/a को मैं होल स्क्वायर करता, दोनों साइड होल स्क्वायर करता। a-1/b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 1/b का होल स्क्वायर, -2ab को जगह पे 2 लिखोगे आप, ये 16 हो जाएगा। उधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा मेरे को, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, a² + 1/a² की वैल्यू 18 हो गई। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1a+ ना, यहाँ पे देखना, a+b का होल स्क्वायर अगर करोगे तो क्या निकलेगा, -2ab, तो -2 निकालोगे 18। a+b की वैल्यू क्या हो, a+1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 18। देखो इधर से उतना साफ जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखता हूँ, ध्यान से देखो, या फिर मैं व्हाइट बोर्ड क्रिएट करता हूँ, रुको बेसिक से समझाता हूँ। व्हाइट बोर्ड क्रिएट करके आप नोट कर लेना, फिर मैं इसको बेसिक वाले को हटा दूंगा इसके पीछे, क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक है। तो बेसिक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सवाल देख लो, a-1/a की वैल्यू 4 है और a+1/a की वैल्यू निकालनी है आप। देखो a-1/a की वैल्यू 4 है, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, a² + 1/a² + 2 × a × 1/b, यही ना, इज = मेरे को 4 मिल रहा है। माइनस यहाँ पे होगा, ये हमारा प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, तो ये a कट जाएगा, मेरे को a² + 1/a² की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 16 मिल रहा था, 2 इधर जाएगा 18 हो जाएगा। अब ये मेरे को ना स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मेरे को a+b के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसका होल स्क्वायर करके ना -2a × 1/a करूंगा, तो मेरे को 18, तो ये दोनों कटेंगे मेरे को,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा मेरे को 20 मिलेगा, एंड स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 20 मिलेगा। मतलब अगेन मेरे को a प्लस 1/a की वैल्यू रूट 20 मिल गई। तो 20 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5, तो रूट से बाहर निकलेगा 4, तो 2 रूट 5। तो इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने से अच्छा है कि हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 52 में क्या कह रहा है, देखो साइन 50 डिग्री प्लस a माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस ए। तो भाई आपने ये चीज सुना होगा, लाइक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन के फॉर्मेट में, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। या इनको अगर कॉस के फॉर्म में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 40 माइनस ए। इसको अगर साइन के फॉर्म में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 50 माइनस सॉरी 50 प्लस ए। तो फिर घटेगा तो अगेन मेरे को 0 वैल्यू मिलेगी, तो फिर क्यों माथा पेची करना है सवाल में। 57 देखो, मैं वीडियो बड़ी बना रहा हूं, मैं पर्पस से नहीं बना रहा हूं कि मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं, मेरे को कोरम पूरा करना है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं क्लासेस के अंदर। ठीक है, मेरी वीडियोस बड़ी आएंगी। ठीक है, अगर किसी को पसंद है देखो, अगर आपको सिर्फ कोटा पूरा करना है तो बहुत सारे चैनल है, अगर सीखने का पर्पज से आए हो तो मेरी क्लासेस में रहना, मैं बड़ी वीडियो ही बनाता हूँ। देखो 54 निम्नलिखित में से ना, सवाल 54 है, निम्नलिखित में से ना अधिकतम संभव लंबाई कितनी है जिसका प्रयोग करके 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 मीटर 6 मीटर 85 सेंटीमीटर को ना मापने के लिए किया जाता है। देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे, एक पहले की लंबाई है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, कहते हैं ना 4 फुट 3 इंच, वैसे ही है 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। दूसरी चीज की लंबाई है 3 मीटर, सिर्फ 5 मीटर, 6 नहीं 5 मीटर। तीसरी चीज की लंबाई है ना 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 315 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500 सेंटीमीटर, और मैं 6 मीटर को 600 प्लस 85 तो 685 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ निकाल दो आप तीनों का, जो एचसीएफ होगा अधिकतम संभव कहेगा तो एचसीएफ निकालने का, मिनिमम कहेगा तो एलसीएम निकालने का। आप एचसीएफ निकाल के देखो, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है, करके देखो। 315 को ना मैं अगर 500 से डिवाइड दूंगा तो अल्टीमेटली मेरे को वही आएगा 5, एंड ये हमारा 8, ये हमारा 1, 185 से करूंगा तो फिर हमारा क्या आएगा 0, एंड इधर जाएगा 1 और इधर आएगा 3। ठीक है, 185 हो जाएगा, मैं 130 बार में ले जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 55। फिर मैं 55 से ना यहाँ पे देखो 55 से ना मैं यहाँ पे अगर 130 को करूंगा तो 110 बार में जाएगा 20, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 को ले जाऊंगा तो 15 एक बार में 5, और 5 को मैं 15 से करूंगा तो कट जाएगा पूरा। मेरे को यहाँ पे 5 मिला, और मैं 5 से अगर 85 को डिवाइड दूंगा तो कंप्लीटली कट जाएगा ये। तो इसका मतलब मेरा को एचसीएफ क्या मिलेगा, इनका 5 ही मिलेगा। तो मैं इतना खिचड़ी क्यों करूँ, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ना 5, क्योंकि तीनों 5 के मल्टीपल है भाई, उतना क्या लफड़ा करना। ठीक है, मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, वीडियो को रोक के, नहीं समझ में आता तो मेरे सॉल्यूशन को देख लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या निकालोगे आप इनका 5, ऑप्शन डी। 55 देखो, इनका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम आप खुद से निकालोगे, मैं इसका करके नहीं बताऊंगा, इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पूरे मॉक टेस्ट का। ठीक है, जो आंसर आ जाए आप लिख लेना। 2340 आ रहा है, क्योंकि ये एलसीएम निकालने वाली हरकतें आप खुद भी कर सकते हो, बच्चे वाली चीजें हैं। ओके, 56 में कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा रेशियो है। भाई देखो, सबसे बड़ा रेशियो निकालना होगा ना तो क्या करना होता है, 2/5 है, 7/10 है, 5/6 है, 1/3 है। ध्यान से देखो, सबका ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, मतलब ऊपर वाले से नीचे बड़ा है, ऊपर वाले से नीचे बड़ा, ऊपर वाले से नीचे बड़ा, ऊपर वाले से नीचे बड़ा। उस सिनेरियो में दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, 3, अंतर 3 है। इसके बीच का भी अंतर 3 है। 6 और 5 के बीच का अंतर 1 है ना, अंतर क्या है 1 है। 1 और 3 के बीच का अंतर क्या है 2 है। तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो होगा ना वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमारा 5:6 सबसे बड़ा है। ओके, तो ये चीज करके देख लेना। वैसे बहुत सारे टीचर पता है क्या कराते हैं, ऐसे कराते हैं 2/5 है ना बेटा, ऐसे करो 5 को ना आप डिवाइड करो इससे, तो 0.0 करके ये 0.4 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0.4 मिल गई। अब देखो बेटा क्या करना, आपको 10 में 7 से डिवाइड करना। वैसे मैं नहीं करता कभी भाई, देख लो क्लियर है। इसको ऐसे कराएंगे, कहेंगे देखो बच्चा यहाँ पे 7 से डिवाइड हो गया तो ये 0.7 हो गया। अब क्या करेंगे ना 6 से यू डिवाइड कराएंगे।
अब ऐसे करेंगे 0.642, 8 6 9 54, 8 से कटा देंगे, 8 6 48, ठीक है। अब ऐसे करेंगे यहाँ पे एक और जीरो हो गया तो 8.3 आ रहा है, इसका 0.83 आ रहा है। फिर 3 और 1 को कराएंगे ना तो ये हमारा 3 बार में कटेगा तो 0.3 आ रहा है समथिंग, तो बड़ा हमारा ये वैल्यू मिल रहा है। तो ये सब दोगलापन है, ठीक है। इतना टाइम खाना बच्चों का ना दोगलापन है, नई नॉलेज है, पढ़ाना छोड़ दो, सिंपल, ठीक है। अगर हम कोई काम को बहुत ही क्विकली कर सकते हैं तो टाइम वेस्ट क्यों करेंगे एग्जाम में बैठ के। अभी सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में वो हरकतें नहीं करना, ठीक है। चलो 57 देखो, 180 मीटर ट्रेन और एक ट्रेन जो है ना, 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी एक सुरंग को पार कर रही होती है, तो 40 सेकंड ले रही होती है। तो ट्रेन की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में क्या, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ओके। तो डिस्टेंस में मेरे को ट्रेन का लंबाई और ट्यूनल का लंबाई ऐड करते हैं हम लोग, तो 180 प्लस में 500 इज इक्वल टू 40 सेकंड ले रहा है। मेरे को टाइम बताना है और क्या से किलोमीटर पर आवर में ना, तो मैं बताऊंगा स्पीड बताना है मेरे को। टाइम तो 40 दे ही रखा है और किलोमीटर पर आवर में बताना, तो मैं 18/5 से यहीं पे इनको निपटा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 680 इंटू 40/18/5 इंटू स्पीड। तो ये कटेगा क्या, 0 0 कट गया और 4 एकम 4, 17 बार में कटेगा। तो हमारा 17, ये स्पीड थोड़ा सा लफड़ा कर रहा है, 17 इंटू 5/18, ठीक है। हाँ, या फिर हमने ना कुछ गड़बड़ कर रखा है, टाइम में इशू कर रखा है। हमने ऐड करते टाइम ध्यान दिया 680 आ रहा है, बिल्कुल भी सही है। या फिर ना इनको रहने दो, मैं बताता हूँ एक चीज़, 18/5 से हम बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, कैलकुलेटिव हमारा ज़्यादा हो जा रहा है ऐसे, ठीक है, खिचड़ी हो जाएगा। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट वाला काम। हमारा ये क्या हो जाएगा 680 इंटू 40 इंटू स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा 17 बार में कट रहा है। स्पीड हमारा आ रहा है 17 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करना होगा, तो मैं इसको करूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई, ओके। देन जाके मेरे को ये मिल जाएगा 17 इंटू 18 कितना होता है 289 इंटू 17, 7 14 15 9 1 10, 305, ठीक है। 305/5, तो 5 6 का 30 और ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने फिर से कुछ यहाँ पे 6 आ रहा है ना, वही तो कहूँ 306 आ रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब अच्छा एक चीज मैं बताऊँ आपको, 17 इंटू 18 मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना फास्ट क्यों किया, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जब भी मेरे को अगर 17 इंटू 18 मल्टीप्लाई करना होगा, सीख लो, बहुत काम आएगा एग्जाम में। तो छोटे वाले वैल्यू को करीब क्या है ये 18, तो हम क्या कर सकते हैं 17 को अभी 18 भूल जाओ, अभी आप 17 समझ लो, ठीक है। तो 17 इंटू 17 क्या होता है, स्क्वायर याद होगा 289। अब ये 18 जो है 17 से कितना बड़ा है, एक बड़ा था ना, तो 17 को एक बार जोड़ लो इसके अंदर, तो हमारा आ जाएगा 306। इस तरीके से करते हैं, मैंने ये चीज़ें पहले भी दिखाई थी ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, कम टाइम लगे और कुछ नहीं। 59 में देखो इनका कह रहा है ना कि आप एलसीएम बताओ 0.15 का, 0.18 का, 0.45 का। तो भाई हम सीधे सीधे एलसीएम निकालेंगे, पॉइंट बाद में बैठा लेंगे, ठीक है, पॉइंट बाद में बैठा लेंगे 2 डिजिट के बाद। 5 के टेबल से 3 बार में 18, 5 9 45, 9 के टेबल से कटाएंगे 3, 9 दूनी 18, 9 एकम 1, तो एलसीएम क्या आ गया 5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम 5 दूनी 10, 90, 9 तिया 27, ठीक है। या फिर हमने इसमें भी कुछ लोचा कर दिया क्या, 5 दूनी 10, 90, 90, 9 तिया 27, ठीक है। इसको छोटे वैल्यू से ही करके देख लेते हैं हम लोग, हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ मल्टीपल आ नहीं रहा है इसका। मैं सोचा जल्दी करेंगे बट वीडियो लेंदी ना हो जाए और भी ज़्यादा, बट ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ये उलझ जाता है, ठीक है। 3 5 15, 3 6 18, 15 बार में कटेगा ये, देन अगेन 3 से ले जाओ, ठीक है। अब हमारा कट जाएगा ये इजीली। हमको क्या मिला 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, उस समय हमने कुछ जल्दीबाजी में किया होगा, ये 3 3 9 9 दूनी 5 दूनी 10, 90 मिल गया मेरे को। अब मेरे को 90 मिला ना, ध्यान से देखना, सबके 2 डिजिट के बाद मेरे को 0 बैठाना होगा, ठीक है। सबके 2 डिजिट के बाद मेरे को 0 बैठाना है, तो 2 डिजिट के बाद 0 बैठा लो। 90 में 2 डिजिट है हमारे पास 9 एंड 0, तो इनके पहले मैं 0 बैठाऊंगा तो मेरे को 0.9 आएगा, ठीक है। तो 0.9 कह लो या फिर 0.90 कह लो, बात बराबर है, ठीक है। चलो 59 में देख लो, कह रहा है अरविंद के पास 650 ग्राम गेहूं है जिसका एक हिस्सा 9% लाभ पर बेचा और शेष जो है ना 19% प्रॉफिट पर बेचता है। कुल मिलाकर 15% का प्रॉफिट हुआ, तो अरविंद ने 9% वाले लाभ पर कितना बेचा, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस का थ्योरम यूज ही नहीं करेंगे। देखो एक को 9% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 19% के प्रॉफिट पे, ओवरऑल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ 15% का प्रॉफिट हो गया। तो इनको क्रॉस माइनस कराओगे, ठीक है। तो ये 15 - 9
ये मिलेगा मेरे को, सॉरी 15 नहीं, 19 माइनस 9, ये 19 माइनस 15 हो जाएगा, क्रॉस में 9 नहीं है 19 है, 19 माइनस 15 और ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 6, मतलब 2:3 के फॉर्म में पूछ रहा है। तो अब 650 को ना कह रहा है कि 9% पे बताओ कितने पे प्रॉफिट में बेचा, तो 9% वाला का प्रॉफिट 2 था, तो 2 बटा में रेशियो को ऐड करते हैं 5, ये 13 से कटेगा, 13 1 30, तो ये 260, तो 260 केजी गेहूं हमने 9% के हिसाब से बेचा। और इसका पूछता 19% वाला का बताओ, तो हम ऊपर में क्या करते 3 करते हैं, तो 13 तिया 39, तो 390 हो जाता। ठीक है, जो पूछा वही आंसर करने का। 60 क्वेश्चन देखो, एक गोले और एक अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो उनके आयतन का अनुपात बताओ। देखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये किसके बराबर है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, टोटल सरफेस एरिया के बराबर है, तो इसका क्या होता है 3πr²। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए, पाई पाई तो कट जाने वाला है, कोई शक नहीं, तो इनका रेडियस को मान लो कैपिटल आर, तो ठीक है, तो कैपिटल आर बटा स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 3/4, अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की रेशियो क्या मिल जाएगी √3/2। इनके आयतन का कह रहा है, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, तो पाई ये तो कट जाएगा दोनों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर की √3 का क्यूब रेशियो 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3:3 और ये हो जाएगा 8। ये हमको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक था। ओके, चलो फिर बताओ कमेंट करके पूरे 60 क्वेश्चन में कितने आपने सही किए। ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, अदरवाइज मैं कहोगे तो छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा 10-10 क्वेश्चन के, वो चीज़ अलग है, बट क्वेश्चन के नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो फिर उसी हिसाब से टाइम लगेगा। बाकी एक बार आप रक्षक बैच से पढ़ो, बहुत ज़्यादा मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, सेक्शन 2 में भी सेक्शन 1 के मैथ आते हैं, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश, वो हर चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन दे दूंगा रक्षक बैच के अंदर। सेक्शन 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आया व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और रेडी स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।